So, hello everyone. This particular discussion will give you a brief idea about the treatment of tuberculosis. जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टीबी की ट्रीटमेंट में हमारे पास फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती हैं। ये जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये सबसे पहले हमें पेशेंट को देना होता है, या कोई भी एक ऐसा पेशेंट जिसको पहली बार टीबी का एक्सपोजर हुआ है उसमें हम इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में हमारे पास 4 ड्रग्स आती हैं, HRZE, वेयर H स्टैंड्स फॉर आइसोनियाजिड, R stands for rifampicin, Z stands for pyrazinamide and E stands for ethambutol, ठीक है। आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड एथैम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन हट चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि अगर वैसे फार्मा में आप बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे, राइट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट है ना, फार्मा में भी कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वी आर गोइंग टू टेक अप दैट इन दिस पर्टिकुलर सेशन। लाइक आइसोनियाजिड की बात करूँ तो इट इज़ बैक्टीरियासिडल, है ना, इट विल किल द बैक्टीरिया। रिफैम्पिसिन इज ऑल्सो बैक्टीरियासिडल, पायराजिनामाइड भी इज ऑल्सो सिडल, बट जो एथैम्ब्यूटॉल है ना वो स्टैटिक है, वो सिडल नहीं, वो एक स्टैटिक ड्रग है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बहुत शॉर्ट में। आइसोनियाजिड जो है बैक्टीरिया, जो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, मैंने बताया था ना कि इसकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होती है ना, जिसके कारण ये क्या होता है, एसिड फास्ट, आपने ZN स्टेनिंग के बारे में पढ़ा है, राइट। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि आइसोनियाजिड ऐसी ड्रग है जो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को ही रोक देता है बैक्टीरिया में, यानी सेल वॉल ही नहीं बनने देगा, ठीक है। अब किसी इंडिविजुअल में रेजिस्टेंस कैसे आएगा इस ड्रग से, जैसे मान लो अगर किसी को टीबी का इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, और आपने आइसोनियाजिड दिया उसको, तो क्या म्यूटेशन हो जाए उस ऑर्गेनिज्म के माइकोबैक्टीरियम जो बैसिलाए हैं उसके अंदर, कि उसको आइसोनियाजिड का असर होना बंद हो जाए, वो रेजिस्टेंट हो जाए आइसोनियाजिड के लिए। तो अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस MTB बैसिलाए उसके अंदर एक जीन होता है कैट जी और एक होता है INH-A जीन, अगर इनमें से दोनों जीन की अगर मैं बात करूँ तो कैट जी जीन का या तो म्यूटेशन करवा ले या तो INH-A जीन का ओवर एक्सप्रेशन करा ले, तो जो पर्सन है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा किसके लिए, आइसोनियाजिड के लिए, मतलब उसको आइसोनियाजिड का कोई असर नहीं होगा। एक और चीज़, अगर INH-A जीन का ही ओवर एक्सप्रेशन कराता है तो इससे इथेनामाइड के लिए भी रेजिस्टेंट हो जाता है। इथेनामाइड क्या है अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है, आगे वो ड्रग आएगा। रिफैम्पिसिन, R से रिफैम्पिसिन, R से RNA पॉलीमरेज, तो ये RNA पॉलीमरेज को इनिबिट करता है। इसका म्यूटेशन के लिए या इस ड्रग के रेजिस्टेंस के लिए RPO-B जीन का म्यूटेशन होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पायराजिनामाइड और एथैम्ब्यूटॉल के बारे में आपको इतना ये जानने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ आइसोनियाजिड की, तो आइसोनियाजिड का सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है कि विटामिन B6 को कम करता है या पेरिडॉक्सिन को कम करता है, इसीलिए जब भी आप पेशेंट को आइसोनियाजिड देते हो उसके साथ विटामिन B6 भी देना होता है। रिफैम्पिसिन की बात करूँ तो ये रेड ऑरेंज कलर की यूरिन जो है वो प्रोड्यूस कराता है इंडिविजुअल में। पायराजिनामाइड का सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है हेपाटोटॉक्सिक, सबसे ज़्यादा हेपाटोटॉक्सिक ड्रग है ये इन चारों में से। और एथैम्ब्यूटॉल का E से एथैम्ब्यूटॉल, E से आई से रिलेटेड सिम्टम्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। आई से रिलेटेड जो साइड इफेक्ट्स ये कॉज कराता है, वन ऑफ देम इज ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड द सेकंड वन इज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादा होती है रेड कलर ब्लाइंडनेस से, ठीक है। तो दीज आर फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, सब कुछ भूल जाओ तो HRZE नहीं भूलना है, ठीक है ना। कमिंग टू द सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, मैंने बताया ये हम तब यूज़ करेंगे जब रेजिस्टेंट टीबी हो, है ना। मतलब अभी मैंने बोला ना कि कोई ना कोई जीन का या तो म्यूटेशन होगा या तो ओवर एक्सप्रेशन होगा, जिसके कारण इंडिविजुअल में रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस होगा तो हम सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यूज़ करते हैं, जिसमें ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C, ये 3 कैटेगरी है। बहुत सिंपल है, देखो ग्रुप A को कैसे याद करेंगे आप लोग। ग्रुप A को याद करने का, ग्रुप A में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, वी आर हैविंग लीवोफ्लॉक्स, वी आर हैविंग बेडाक्विलीन एंड वी आर हैविंग लिनोजोलिड, याद करना पड़ेगा, राइट। सो ग्रुप A में ये 3 ड्रग्स आती हैं। अगर मैं बात करूँ ग्रुप B की, सो C से दोनों ड्रग्स आती हैं, क्लोफाजिमीन एंड साइक्लोसेरिन, ठीक है, B के बाद C, सो क्लोफाजिमीन एंड साइक्लोसेरिन। और ग्रुप C में कौन कौन सी ड्रग आती हैं, अब जो बची हुई ड्रग्स हैं इसमें बहुत सारी ड्रग हैं, जैसे कि द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज़ डेलामेनेट, आपके पास पास ड्रग होती है, एमिकैसिन होता है, मिरोपेनम होता है और इमीपेनम होता है। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। एथैम्ब्यूटॉल भी होता है और इसी में इथेनामाइड भी होता है, ठीक है। तो इथेनामाइड जो हमने ऊपर पढ़ा था ये कहाँ पे आ गया आपका, ये सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवोफ्लॉक्स, बेडाक्विलीन, लिनोजोलिड नंबर 1, क्लोफाजिमीन एंड साइक्लोसेरिन, और बाकी जो हैं आपका इथेनामाइड, एथैम्ब्यूटॉल, डेलामेनेट, पास
एमिकैसिन, मीरोपेनाम एंड इमिपेनाम, ठीक है। कई बार ये भी पूछता है कि नए ड्रग्स क्या है टीबी के, तो दीज आर बेडाक्विलीन, डिलामैनेट एंड प्रीटोमैनेट, ठीक है। बेडाक्विलीन, डिलामैनेट एंड प्रीटोमैनेट, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज ड्रग्स ऑल्सो। इसमें से बस आप बेडाक्विलीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा याद रख लो। ये जो बेडाक्विलीन होता है एटीपी सिंथेज है ना, माइकोबैक्टीरियम में जो एटीपी सिंथेज होता है ना, उसी को इनिबिट कर देता है। तो बेडाक्विलीन इज इनिबिटिंग द एटीपी सिंथेज, राइट। अब हमने ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं। अब देखो रेजिस्टेंस क्या क्या टाइप्स के होते हैं। किसी इंसान को मैं अगर ये बोल रही हूँ कि मोनोड्रग रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मोनोड्रग रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यानी HRZD में से कोई भी एक ड्रग के लिए अगर किसी इंसान में रेजिस्टेंस हो जा रहा है, उसको बोलेंगे मोनोड्रग रेजिस्टेंट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉलीड्रग रेजिस्टेंस पॉलीड्रग रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? पॉलीड्रग रेजिस्टेंस का मतलब फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में यानी HRZD में किन्हीं 2 ड्रग के लिए रेजिस्टेंस हो रहा है, पर वो कॉम्बिनेशन H और R नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि वो आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। मतलब वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। आपके पास आइसोनियाजिड के साथ पायरेजिनामाइड का रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर रिफैम्पिसिन के साथ आपके पास एथैम्ब्यूटॉल का हो सकता है, पर कॉम्बिनेशन क्या नहीं होना चाहिए? आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हम लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉलीड्रग रेजिस्टेंस, है ना। पॉलीड्रग रेजिस्टेंस नहीं, 2 ड्रग का रेजिस्टेंस हो रहा है। अगर आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन का साथ में रेजिस्टेंस हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपसे इसी का ट्रीटमेंट पूछता है वो बार बार, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में अगर आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन का साथ में रेजिस्टेंस हो जाए तो उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर 2-3 चीज़ें और होती हैं। एक होता है प्री XDR, है ना, और एक होता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस। XDR का मतलब एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस, और एक होता है XDR, ठीक है। देखो, प्री XDR का मतलब क्या होता है? प्री XDR का मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस तो है ही। अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बोल रहे हैं तो इतना तो समझ में आ गया कि आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन का साथ में रेजिस्टेंस हुआ है। प्री XDR में बस एक ड्रग और ऐड कर दो, दैट इज फ्लोरोक्विनानोन्स। अगर आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन और फ्लोरोक्विनानोन्स इन 3 ड्रग का साथ में रेजिस्टेंस हो रहा है, सो व्हाट डू वी कॉल दिस पर्टिकुलर कंडीशन? हम इसको बोलते हैं प्री XDR। फिर XDR क्या है? XDR का मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है ही, साथ में फ्लोरोक्विनानोन्स का रेजिस्टेंस है ही, साथ में या तो बेडाक्विलीन का रेजिस्टेंस है, या तो लिनोजोलेट का रेजिस्टेंस है, या तो दोनों का साथ में हो गया, यानी बेडाक्विलीन और लिनोजोलेट दोनों का हो गया। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो प्री XDR में MDR और फ्लोरोक्विनोन्स, और अगर XDR की बात करूँ तो MDR फ्लोरोक्विनोन्स तो है ही, साथ में क्या ऐड हो गया? बेडाक्विलीन या लिनोजोलेट में से कोई एक या दोनों भी हो सकते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो अब NTEP का एल्गोरिदम क्या है? बहुत सिंपल तरीके से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, राइट। These are complex looking charts, but believe me, once I explain you these charts, they would be so simple for you, right? So you can write it in your medicine exam also, you can write it in your PSM exam also, and in general pharma में तो ये काम आएगा ही, है ना। तो देखो, सबसे पहले नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का एल्गोरिथम क्या बोलता है? एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रिजम्पटिव टीबी का केस। भाई कोई इंसान है, मैं उसे कब बोलूँगी कि प्रिजम्पटिव टीबी का केस है? प्रिजम्पटिव टीबी का केस किसी पर्सन को हम तब बोलते हैं जब उसे कॉफ, फीवर या नाइट स्वेट, तीनों में से कोई एक सिम्टम, या तो कफ, या तो फीवर, या तो नाइट स्वेट, 2 हफ्तों से ज़्यादा आया हो, राइट। सो कॉफ, फीवर और नाइट स्वेट, इट इज़ लास्टिंग फॉर मोर देन 2 वीक्स, प्लस सिग्निफिकेंट वेट लॉस, प्लस माइनस सिग्निफिकेंट वेट लॉस, यानी सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो पर्सन आपके पास आ रहा है, वो आके बोल रहा है कि मुझे 2 हफ्ते से खांसी आ रही है और थोड़ा वजन भी घट गया है मेरा, तो आप उसको प्रिजम्पटिव टीबी में रहोगे, है ना। हमें नहीं पता उसको टीबी है कि नहीं, बट वी आर जस्ट प्री अज्यूमिंग कि इसको टीबी हो सकता है। अगर ऐसा कोई भी पेशेंट मेरे पास आ रहा है तो मेरे को उसमें 3 टेस्ट लगाने हैं। नंबर 1, आप स्पूटम का टेस्ट करो। नंबर 2, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करो। नंबर 3, चेस्ट एक्सरे कराओ। चेस्ट एक्सरे बहुत अच्छा प्रेफर्ड तरीका नहीं है, बेस्ट ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है ना। आप स्पूटम भी करोगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या समझना है आपको, ये 3 टेस्ट लगाने हैं। अब मान लो स्पूटम में एसिड फास्ट बेसिलाई मिल रहे हैं और CB नाट भी आपने लगाया, वो भी पॉजिटिव आ रहा है। इसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म टीबी। माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म टीबी यानी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, स्पूटम माइक्रोस्कोपी और CB नाट से आपने कन्फर्म कर दिया है कि इंडिविजुअल के अंदर ट्यूबरकुलर बेसिलाएँ हैं।
ठीक है। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ समझाई है कि जो सीबी नाट होता है वो बहुत कमाल का टेस्ट क्यों है, क्योंकि वो रिफैम्पिसिन के रेजिस्टेंस के बारे में भी मुझे बताता है। ठीक है, तो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, या तो एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसको रिफैम्पिसिन का रेजिस्टेंस है, या तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो रिफैम्पिसिन के लिए सेंसिटिव हो। ठीक है, जो इंसान रिफैम्पिसिन के लिए सेंसिटिव है, यानी रिफैम्पिसिन का उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम इसके अंदर ड्रग सेंसिटिव टीबी का रेजिमेंट स्टार्ट करते हैं। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज, कोई भी इंडिविजुअल न्यूली डायग्नोज टीबी का केस है जिसको किसी भी ड्रग का रेजिस्टेंस नहीं है, स्पेसिफिकली रिफैम्पिसिन का नहीं है, उसको ड्रग सेंसिटिव टीबी का रेजिमेंट हमें फॉलो करवाना होता है। ये क्या होता है ड्रग सेंसिटिव टीबी का रेजिमेंट? आई लेट यू नो राइट नाउ, जस्ट रिमेंबर दैट इस पर्टिकुलर पर्सन में हमें क्या कराना है, ड्रग सेंसिटिव टीबी का रेजिमेंट हमें स्टार्ट करवाना है। ठीक है, आई विल टेल यू व्हाट इज इट। अब मान लो अगर किसी में रिफैम्पिसिन का रेजिस्टेंस आ चुका है, ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल में रिफैम्पिसिन का रेजिस्टेंस आ चुका है, तो उसके बाद अब तुम्हें ये पता करना है ना कि फ्लोरोक्विनोनोन्स का रेजिस्टेंस है कि नहीं और आइसोनियाजिड का रेजिस्टेंस है कि नहीं। देखो, रिफैम्पिसिन का रेजिस्टेंस है वो ठीक है, अगर आइसोनियाजिड का भी रेजिस्टेंस हो गया तो इसको क्या बोल देंगे अपन, एमडीआर टीबी बोल देंगे। और गलती से अगर फ्लोरोक्विनोनोन्स का भी रेजिस्टेंस हो गया तो हम इसको प्री एक्सडीआर बोल देंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये पता कर लो कि अगर आइसोनियाजिड का है तो बाकी ड्रग का तो नहीं है ना। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, लाइन प्रोब ऐसे लगाते हैं, मैंने आपको बताया था LPA1 LPA2, इससे ये पता चल जाएगा कि आइसोनियाजिड का रेजिस्टेंस है कि नहीं। LPA1 से और LPA2 से मुझे फ्लोरोक्विनोनोन्स के रेजिस्टेंस के बारे में पता चल जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, अब एक चीज़ समझो, क्या क्या मेरे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है, मैं थोड़ा सा आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। व्हाट आर डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस दैट आर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ मी। सी अज्यूम अ केस, अब यहाँ से आपकी असली खेल शुरू होती है। पर्सन को ना आइसोनियाजिड का रेजिस्टेंस है ना रिफैम्पिसिन का रेजिस्टेंस है, यानी वो क्या है, वो ड्रग सेंसिटिव टीबी का पेशेंट है। अगर कोई इंसान ड्रग सेंसिटिव टीबी का पेशेंट है या उसको कोई भी ड्रग का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपको देखो, टीबी की जो भी ड्रग होती है ना उसको हम लोग इनिशिएशन फेज और कंटिन्यूएशन फेज, इन दो फेजेस में देते हैं। सो वी आर हैविंग इनिशिएशन फेज एंड कंटिन्यूएशन फेज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जब भी, मैंने क्या बोला, अगर आइसोनियाजिड का भी रेजिस्टेंस नहीं है, रिफैम्पिसिन का भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ड्रग सेंसिटिव टीबी। और ये जो ड्रग सेंसिटिव टीबी है, इसमें हम लोग इनिशिएशन फेज और कंटिन्यूएशन फेज में हमें ट्रीटमेंट देना होता है। सो व्हाट आर द ड्रग्स दैट वी हैव टू गिव ओवर हियर इन इनिशिएशन फेज? फॉर 2 months यू हैव टू गिव HRZE प्लस फॉर 4 months यू हैव टू गिव HRE। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ड्रग सेंसिटिव टीबी के लिए ये रेजिमेंट फॉलो होता है। ठीक है, 2 महीने के लिए HRZE और 4 महीने के लिए हमें HRE देना होता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। ठीक है, आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, सो दिस पॉइंट हैज़ बीन नाउ एक्सप्लेन टू यू कि ड्रग सेंसिटिव टीबी को कैसे ट्रीट किया। अब नेक्स्ट केस पे आते हैं कि भैया मान लीजिए किसी इंसान को केवल रिफैम्पिसिन का रेजिस्टेंस है, ठीक है, नंबर 1, आइसोनियाजिड का रेजिस्टेंस सही नहीं, या किसी इंसान को रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजिड दोनों का रेजिस्टेंस है, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, इसको अपन MDR टीबी बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो। और तीसरा केस ये हो सकता है कि ये चौथा केस आई शुड रादर से कि ये प्री XDR या XDR में से कुछ निकल जाए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैंने अभी ड्रग सेंसिटिव टीबी का आपको रेजिमेंट बना दिया है। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब हम लोग ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात कर रहे हैं। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में क्या बोला मैंने, केवल आइसोनियाजिड का रेजिस्टेंस हो। अगर केवल आइसोनियाजिड का रेजिस्टेंस है, इसको मोनो ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मोनो ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और एक होता है पॉली ड्रग रेजिस्टेंस। अभी मैंने आपको बताया पॉली ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में से कोई भी 2 ड्रग हो सकती हैं, पर कॉम्बिनेशन में आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन साथ में नहीं होना चाहिए। इसमें हम 6 महीने के लिए 0 देते हैं, राइट। पायरेसिनामाइड देते हैं हम लोग, इथैम्ब्यूटॉल देते हैं, R का मतलब रिफैम्पिसिन और O का मतलब फ्लॉक्सासिन्स क्लास की ड्रग में से हमें देना है, केवल इनिशिएशन फेज में देना है। समझ में आया मैंने क्या बोला? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू शुड नो। अब प्री XDR और XDR में क्या करना है, मैं पहले आपको ये बता देती हूँ। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि MDR का जो ट्रीटमेंट होता है ना बहुत अलग होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। मैं पहले आपको इजी बता दे रही हूँ, ठीक है, कि मोनो ड्रग रेजिस्टेंस में क्या देना है, पॉली ड्रग रेजिस्टेंस में क्या देना है, 6 times 0, दैट्स ऑल, राइट। अब देखो ध्यान से समझो, अगर प्री XDR टीबी है या XDR टीबी है तो ट्रीटमेंट पहली बार तो ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट के बेसिस पे होता है। बेसिक चीज़ बस एक याद रख लो, इसमें बीपाल रेजिमेंट देते हैं, राइट। सो इफ इट इज प्री XDR और XDR टीबी वी गिव द बीपाल रेजिमेंट। व्हाट इज दिस बीपाल रेजिमेंट? बीपाल रेजिमेंट में हमारे पास
बेडाक्विलीन आता है, प्रीटोमेनिड आता है और लिनोजोलिड आता है। वेरी सिंपल। तो प्री एक्सडीआर और एक्सडीआर में क्या देना है, बीपाल रेजिमेन फॉर 26 वीक्स यू नीड टू गिव इट, है ना। बेसिक चीज़ समझ में आई। अब आते हैं हम लोग MDR TB में, दैट इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB। नाउ व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट MDR TB, राइट। नाउ इफ़ यू आर हैविंग MDR TB, राइट, अगर आपके पास मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB है, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर, ओके। सो अब देखो MDR TB का मतलब क्या हुआ, MDR TB का मतलब हुआ कि आइसोनियाजिड का भी रेजिस्टेंस है और रिफैम्पिसिन का भी रेजिस्टेंस है ना। इन दोनों का रेजिस्टेंस अगर साथ में हो रहा है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, MDR TB बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो MDR TB में आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन दोनों का रेजिस्टेंस होता है। मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी विथ रिस्पेक्ट टू द जीन्स, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना। केस नंबर 1, ठीक है, डोंट ट्राई टू थिंक लाइक दिस इज कॉम्प्लेक्स, इट इज सिंपल, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। मान लो रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस है, आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस है, ठीक है, बहुत सिंपल। रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस है, आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस है। अगर तुमको याद हो तो आइसोनियाजिड के रेजिस्टेंस में मैंने 2 चीज़ें बताई थी, CATG जीन और INH जीन, ठीक है। क्या हो रहा है, रिफैम्पिसिन का तो रेजिस्टेंस है, आइसोनियाजिड के रेजिस्टेंस में 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैंने CATG और INH जीन बताया था आपको, INH जीन बताया था। इसमें से कोई एक 1, ठीक है, दोनों के लिए रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एक के लिए रेजिस्टेंस है। केस नंबर 1। केस नंबर 2 MDR TB में, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB में रिफैम्पिसिन के लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है, और आइसोनियाजिड के लिए वो सेंसिटिव है, आइसोनियाजिड के लिए वो सेंसिटिव है ना। इन दोनों कंडीशन में जो रेजिमेन हम फॉलो करते हैं इसको बोलते हैं शॉर्टर ओरल बेडाक्विलीन रेजिमेन। समझ में आया मैंने क्या बोला? वेरी 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 सिंपल। मैंने क्या बोला, देखो आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन का साथ में रेजिस्टेंस है तो उसको MDR TB बोल दिया। अब ना तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि जो आइसोनियाजिड का रेजिस्टेंस होता है ना वो 2 जीन्स के हिसाब से होता है। पहला कॉम्बिनेशन क्या बना है कि केवल रिफैम्पिसिन का रेजिस्टेंस है ना, आइसोनियाजिड का रेजिस्टेंस नहीं है, ये अपन ने बना दिया, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या कॉम्बिनेशन बनाया, रिफैम्पिसिन का है तो ये MDR में आएगा, राइट, इट विल कम इन MDR। इसको मोनोड्रग में मत रखना, है ना। यहाँ पे मैंने केवल आइसोनियाजिड का रेजिस्टेंस जब बताया था, दैट कम्स इन मोनोड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने क्या बताया, आइसोनियाजिड रिफैम्पिसिन दोनों के लिए रेजिस्टेंस है पर 2 में से कोई एक जीन के लिए ही रेजिस्टेंस है ना। मतलब इतना खतरनाक नहीं है ये। इसके लिए तुम क्या फॉलो करते हो, शॉर्टर ओरल बेडाक्विलीन रेजिमेन। इसमें क्या करते हैं हम, ना लिसन टू मी केयरफुली, अगेन इंटेंसिव फेज होगा, कंटिन्यूएशन फेज होगा। इंटेंसिव फेज को 4 to 6 मंथ्स तक चलाना है, कंटिन्यूएशन फेज को 5 मंथ्स तक चलाना है ना, शॉर्ट रेजिमेन में। इंटेंसिव फेज में वी आर हैविंग अ ड्रग चॉप्जी, right, and in continuation phase we are having cozy. So very simple, chopsy and cozy. I'll abbreviate it, what is it, but remember it कि shorter oral bedaquiline regimen में intensive phase 4 to 6 months के लिए चलता है, we are having chopsy, and continuation phase 5 month का चलेगा जिसमें हम लोग cozy देते हैं, right. So what are these terms, let me explain you this. C stands for clofazimine, number 1. H stands for isoniazid, number 2. O stands for levoflox use करते हैं, Boflox नहीं use करते. B stands for bedaquiline, Z stands for pyrazinamide, E stands for ethambutol and E stands for ethanamide, ठीक है। यहाँ पे क्लोफाजेमिन, ओफ्लॉक्सिसिन, सॉरी लीवोफ्लॉक्सिसिन, पायरेजिनामाइड। अब ये ई क्या है, इथैम्ब्यूटॉल है या एथेनामाइड है? आपने पहले क्या पढ़ा था, इथैम्ब्यूटॉल, तो ये इथैम्ब्यूटॉल आएगा। अब अगली कंडीशन देखो भाई, आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन दोनों के लिए रेजिस्टेंस है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, और दोनों जीन के रिस्पेक्ट में अगर रेजिस्टेंस है तो वी हैव ऑल ओरल लॉन्गर बेडाक्विलीन रेजिस्टेंस। समझ में आया, यहाँ पे लॉन्गर रेजिमेन हम फॉलो करते हैं। तो ये कितने से कितने 18 to 20 मंथ्स के लिए हमें इसको देना होता है। इसमें होता है L2C2BDQ, L2C2BDQ। यहाँ पे L का मतलब लिनोजोलिड और लीवोफ्लॉक्स होता है, C का मतलब क्लोफाजेमिन एंड साइक्लोसेरिन जो आपने C से 2 ही पढ़े हैं, और B का मतलब बेडाक्विलीन होता है। So this is the treatment that is available. See, I am simplifying it at this page. I told you, या तो हमारे पास ड्रग सेंसिटिव TB हो सकता है या तो ड्रग रेजिस्टेंट TB हो सकता है, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंट TB में हमारे पास मोनो ड्रग रेजिस्टेंट हो सकता है, कोई भी फर्स्ट लाइन एंटीट्यूबरकुलर ड्रग में कोई भी ड्रग आ जाए, ठीक है। रिफैम्पिसिन को नहीं काउंट करना है आपको यहाँ पे। दूसरा हो सकता है आपके पास पॉली ड्रग रेजिस्टेंस, तीसरा हो सकता है आपके पास XDR, चौथा हो सकता है आपके पास प्री XDR,
ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज़ द होम टेकिंग पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर सेशन, दैट इज़ MDR, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ड्रग सेंसिटिव टीबी की, तो इसमें क्या करना है आपको, initiation phase, continuation phase, right? Remember that we give the drug in 2 phases, so 2 months, 4 months. For 2 months you are going to give HRZD, and for 4 months you are going to give HRE. Very simple, done. Now coming to this one, monodrug resistant or polydrug resistance, give for 6 months ZERO, okay. And if it is XDR or pre-XDR, just remember that for 26 weeks you are going to give what, BPAL regimen. What is BPAL? Bedaquiline, Pretomanid and linezolid. Simple, simple, simple. Now XDR MDR TV is very important. What did I told you? MDR में भी अब देखो क्लासीफाई कर लो। पहला क्या था कि दोनों जीन्स के रिस्पेक्ट में अगर म्यूटेशन हुआ हो, ठीक है, किसमें दोनों जीन्स, देखो आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन। अब तुमको पता है ना आइसोनियाजिड में 2 जीन्स होते हैं, तो दोनों जीन्स के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस है, और रिफैम्पिसिन के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस है ही, मतलब ये बहुत सीवियर है। तो इसमें तुमको कौन सा रेजिमेंट फॉलो करना है, लॉन्गर वाला रेजिमेंट फॉलो करना है। वी कैन कॉल इट ऑल ओरल लॉन्गर बेडाक्विलीन रेजिमेन, ऑल ओरल लॉन्गर बेडाक्विलीन रेजिस्टेंस। समझ में आया? इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या देते हैं हम लोग, द सिंपल रेजिमेन दैट यू हैव टू फॉलो इज L2, C2 and BDQ, दैट इज लिवोफ्लॉक्स, लिनोजॉलिड, क्लोफाजिमीन, okay, cycloserine and bedaquiline, okay. So this is given for 18 to 20 months, 18 to 20 months, simple. अब मान लो अगर कोई एक जीन के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस हो, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 मैंने क्या बताया, केवल और केवल रिफैम्पिसिन का रेजिस्टेंस हो, आइसोनियाजिड का कोई रेजिस्टेंस नहीं हो, ठीक है। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू ओवर है ना, ओनली एंड ओनली रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस एंड आइसोनियाजिड की सेंसिटिविटी हो, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में हम लोग शॉर्टर रेजिमेन देते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज आई टोल्ड यू द शॉर्टर रेजिमेन दैट वी हैव टू फॉलो इज CHOP-Z and COZ, right? Now the important thing that you have to remember, this is initiation phase and this is continuation phase. What is it? C stands for clofazimine, H stands for what? H stands for isoniazid, O stands for levoflox, B stands for bedaquiline, pyrazinamide, ethambutol, ethanamide. ये पूरा सेम है, बस लास्ट में E क्या हो जाएगा, E stands for ethambutol, very important. And duration, how can we forget the duration, 4 to 6 months, and again this is for 5 months.